नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं इंडियाज वर्ल्ड। मेरे साथ हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी और इंडियाज वर्ल्ड का ये छठा सीजन है। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो देश में अलग अलग जगह पर बड़े पैमाने पर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उन 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जिसे सरकार लेकर आई है। सरकार का कहना है कि ये कानून कृषि के हित में है, किसानों को इससे फायदा होगा। किसान कह रहे हैं कि हमें यह कानून नहीं चाहिए। तो दरअसल इस कानून में क्या है इतनी बड़ी समस्या? संजय जी, इसके ऊपर राजनीति काफी हो रही है। अलग अलग पार्टियां विपक्ष की जो हैं वो इसका समर्थन कर रही हैं, किसानों के साथ हैं। सरकार भी अब आक्रामक दिख रही है। तो सबसे पहले ये राजनीति से अगर हम हटके देखें तो ये समझना चाहेंगे कि इसमें इतना विरोध हो क्यों रहा है, क्या खतरा है इसमें? देखिए, वास्तव में असली राजनीति तो लोकनीति पर ही होनी चाहिए। तो अगर लोकनीति पर राजनीति होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, राजनीति होनी चाहिए इस पर। इसमें कई मुद्दे हैं। देखिए, सब मानते हैं कि भारतीय कृषि में सुधार अत्यंत आवश्यक है और शुरू से चला आ रहा है कि भारतीय कृषि में सुधार होना चाहिए। जो यहां समस्या आई है, सबसे पहले जो ये कानून आए वो एक ऑर्डिनेंस के रूप में आए। उसके बाद 100 घंटे के भीतर इन्हें पारित किया गया। इसमें काफी हंगामा होता रहा पार्लियामेंट के अंदर, बहस नहीं हो पाई। और जो कानून स्टैंडिंग कमेटी में होकर के जो बातें स्टैंडिंग कमेटी के सामने आनी चाहिए थी, आज वो सड़कों पर हो रही है। और जब सड़कों पर बातें होती हैं, जब नीति की बातें सड़कों पर होती हैं, तो बहस पटरी से उतर जाती है। और वही इसके साथ भी हुआ है, बहस पटरी से उतर गई है। और आज स्थिति यह है कि ना सरकार ना विपक्ष बहस को वापस पटरी पर लाने के मूड में दिखती है। तो सबसे पहली समस्या भी हो गई है जी। मेरा प्रश्न ये है, आपके प्रश्न जवाब में दूसरा प्रश्न है कि किसका, इन कानूनों के माध्यम से सरकार वास्तव में किसकी समस्या का समाधान करना चाह रही थी? क्या वो किसानों की समस्या का समाधान करना चाह रही थी या अपनी समस्या का समाधान करना चाह रही थी? किसानों की समस्या कई हैं, उसमें मार्केटिंग एक समस्या है, लेकिन मूल समस्या नहीं है। सरकार की समस्या प्रोक्योरमेंट की डेफिनेटली थी कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम ऐसा बन गया था एफसीआई के माध्यम से, जो ये सिर्फ 2 मुख्य जो फसलें हैं, धान और गेहूं को लेकर के एक इतना बड़ा प्रोक्योरमेंट सिस्टम खड़ा हो गया था एफसीआई के माध्यम से, जिसके चलते हजारों टन फूड ग्रेन पीडीएस के नाम पर लेकर के एफसीआई के गोदामों में सड़ता था। तो वो सरकारी समस्या बन गई थी। उसकी भी हिस्ट्री है क्यों बनी थी वो समस्या, लेकिन सरकारी समस्या वहां पे खड़ी हो गई थी। तो इन जो कानूनों का जो मुख्य ध्येय था वो क्या था? अगर किसानों की समस्या का समाधान करना है, किसानों के मार्केट एक्सेस का समाधान, जो वास्तव में समस्या है, एक समस्या पर अकेली समस्या नहीं है, कई और समस्याएं, उन सब समस्याओं का साथ समाधान करना आवश्यक था। तो यही जो मैं समझता हूं, जो विरोध हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजाब और हरियाणा और कई इलाकों में, सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं, कई और राज्यों में भी जहां प्रोक्योरमेंट सफल हो रहा था, उनके लिए जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था थी वो समस्या नहीं थी, वो समाधान थी। सरकार के लिए समस्या थी, लेकिन किसानों के लिए वो समाधान थी। उनको मार्केट मिलता था, उनको एश्योर्ड प्राइस मिलती थी। ये अलग बात है कि देश के अधिकांश हिस्सों में प्रोक्योरमेंट नहीं होता था। बिहार में तो 2% भी क्रॉप प्रोक्योर नहीं होती थी। तो सरकार कोई भी एमएसपी डिक्लेयर करती जाए, फर्क नहीं पड़ता था। जो भी अनाज बिकता था वो एमएसपी से बहुत नीचे बिकता था। तो आज स्थिति यह है कि सरकार ने कानून तो पास कर दिए, लेकिन खुद कह रही है कि एमएसपी अब हम जो है उसको उससे पीछे नहीं हटेंगे, हमने कहां के एमएसपी वापस ले लेंगे। हम आज बात हो रही है, भारतीय किसान संघ जो कि रूलिंग पार्टी का ही एक अंग है, वो कहता है कि नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, मिनिमम गारंटी प्राइस होना चाहिए और उस गारंटी प्राइस को वापस लेकर के आओ। तो एक तरीके से जो ये अब निगोशिएशन चल पड़ा है, ये एक दूसरे ढंग का निगोशिएशन शुरू हो गया है, जिससे जो मूल समस्याएं, जो रिफॉर्म्स की समस्या है एग्रीकल्चर की, वो पीछे छूटती जा रही है। तो ये जो मूल समस्याएं हैं एग्रीकल्चर की, वो दरअसल क्या हैं, उन्हें ये एड्रेस नहीं करता ये कानून जो आप कह रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये धान और गेहूं पर सबसे ज्यादा खरीद हो रही थी, एमएसपी पे सरकार वो भी पंजाब हरियाणा में खरीद रही थी। बिहार जैसे राज्य हैं जहां पर एफसीआई की खरीद 2% से भी कम है और बहुत सारे किसान 25 से 35% नीचे एमएसपी के अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हैं। तो और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, जहां पर कैश क्रॉप्स उगते हैं, वहां के किसान इतना ज्यादा विरोध नहीं, उनकी समस्याएं अलग होंगी, लेकिन इस कानून पर इतना विरोध नहीं कर रहे हैं। तो
ये क्या मूल समस्याएं हैं? हर राज्य की समस्या पंजाब हरियाणा के किसानों की अलग होगी। ये क्या एक कानून सब जगह लागू किया जा सकता है? जैसा आपने कहा, किससे फायदा इसको पहुंच रहा है? क्या वो बिहार के किसानों को फायदा पहुंचाएगा जो अभी भी एमएसपी के नीचे बेचते हैं? देखिए, बिहार में तो एपीएमसी एक्ट लागू ही नहीं था। उन्होंने पहली मंडियां खत्म कर दी थी और उसका बुरा असर हुआ था। और जो कानून, इस कानून को जो क्रिटिसाइज करते हैं वो यही कहते हैं कि बिहार में आपने एपीएमसी एक्ट खत्म करके कौन सी फतेह कर ली, कौन सी वहां पे मार्केटिंग एस्टैब्लिश हो गई, कौन सी चॉइस फार्मर्स को मिल गई कि वो आकर के खुले मार्केट में अच्छी कीमतों पर अपना जो है अनाज बेचे। बिहार का कई सारा अनाज तो जो धान था, जो होता था, वो बिचौलिए खरीद करके चोरी छुपे ट्रकों में लेकर के हरियाणा और पंजाब लाते थे बेचने के लिए, आज भी लाते हैं। तो उनको, किसान को तो कुछ पैसा नहीं मिलता था, उनको नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। तो यही जो समस्या है कि जो देश है इतना डाइवर्स है, यहाँ का एग्रीकल्चर इतना डाइवर्स है, यहाँ की समस्याएं इतनी डाइवर्स है कि किसी एक कानून के माध्यम से इतना आसान नहीं है इसको सॉल्व कर पाना। और वास्तव में कानून कोई कील नहीं है कि ठोक दीजिए और समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर कानून पास करके समस्या का समाधान हो सकता तो याद रहे, जो एपीएमसी एक्ट जो सरकार लाई थी उसका ध्येय भी यही था जो इन कानूनों का था। जब डिबेट, एपीएमसी की सारी डिबेट देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो 60s में हुआ करती थी कि बिचौलियों को बीच में से हटाना है, किसान के लिए हमने जो एक डाइवर्स मार्केट खोलना है, अगर ऑक्शनिंग होगा एपीएमसी एक प्रांगण, मंडी प्रांगण में, तो किसानों को अच्छी कीमतें मिलेंगी, उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। जो डिबेट आज हम कह रहे हैं कि किसानों को प्राइस नहीं मिल रहा है, तो वास्तव में कानून सिर्फ एपीए मंडी हटा देने से किसानों को प्राइस मिलने लगेगा, वो सही बात नहीं है। किसानों की समस्याएं और भी हैं, सिर्फ मार्केट एक्सेस तो एक समस्या है जिसका समाधान एमएसपी कुछ हद तक कर रही थी, किसानों को डरे कि वो हट गया है। समस्याएं जो है वो दूसरी हैं। सबसे बड़ी समस्या जो पहली है वो ये है कि देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर देखें इंडियन इकोनॉमी का, पिछले 35 साल में जो कृषि का एक जीडीपी में जो हिस्सा है वो घट करके जो करीब 35% से ऊपर होता था, आज सिर्फ 15% रह गया है। लेकिन जो लोग कृषि पर आधारित हैं उनकी संख्या सिर्फ 75 से घट करके 50 ही हुई है, 50%। तो बहुत बड़ी संख्या आज भी कृषि पर निर्भर करती है। अगर इतनी ज्यादा संख्या में लोग कृषि पर निर्भर करेंगे और कृषि का जो एक्सपेंशन है उतना नहीं हुआ है, जो स्पष्ट हो रहा है जीडीपी फिगर से दिखता है, तो आमदनी तो कम होगी, दूसरों के मुकाबले बढ़ेगी नहीं। तो वही एक डिस्पैरिटी बढ़ गई है इंडिया में। तो इंडियन एग्रीकल्चर को जो सुधार होने इसीलिए होने, कृषि में कैसे उत्पादकता बढ़ाई जाए, पर पर्सन प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी, जमीन की उत्पादकता कैसे बढ़े और हर आदमी जो काम कर रहा है उसकी उत्पादकता कैसे बढ़े, ये मूल समस्याएं हैं। और दूसरी चीज है कि जो कृषि में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट लगातार कम होता गया है, 35 साल में बढ़ा नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई इरिगेशन स्कीम्स आई नहीं है, कृषि एक्सपेंशन इरिगेशन में होता नहीं है। और यहां तक कि जो पुरानी स्कीम्स हैं, जो बड़े बड़े हम लोगों ने डैम्स बनाए, जो इरिगेशन भाखड़ा नंगल ये सब बनाए थे, उनको मेंटेन करने के लिए तक पैसा कृषि क्षेत्र में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लाजमी है कि भले ही हम फ्री बिजली और चीजें, नए नए गुब्बारे उनको हाथ में पकड़ाते जाएं, लेकिन वास्तव में कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो ये समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बहुत जरूरी होता है कृषि क्षेत्र में। और ये सिर्फ एक्ट पारित करके नहीं हो सकता, इसके लिए एक सही रोड मैप, एक सही प्लान और एक नीति का जो मार्ग है, क्या नीति मार्ग हम अपनाएंगे, हमारी चॉइसेस क्या हैं, हमको क्या करना है, हमको क्या लैंड रिफॉर्म करने हैं, किस प्रकार के लैंड रिफॉर्म करने हैं। अगर 86% हमारे जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, तो वो तो ऑब्वियस है कि सीधे कॉर्पोरेट को जाकर नहीं बेचेंगे, उनको तो मिडिलमैन के पास ही जाना पड़ेगा। तो उनकी समस्याएं अलग हैं, बड़े फार्मर्स की समस्याएं अलग हैं। तो इसलिए जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंडियन एग्रीकल्चर का है उसको समझना जरूरी होता है और उसी हिसाब से उसका समाधान करना जरूरी होगा, जिसके लिए ठोस कृषि नीतियों की आवश्यकता होगी। सिर्फ 3 कानून इसके लिए पर्याप्त नहीं है।
ठीक है, तो ये जो 3 कानून है, इसमें भी 2 कानून से तो कोई समस्या ज्यादा है नहीं, जो मोटे तौर पर ज्यादातर लोग जान भी नहीं रहे हैं और इस समर्थन में या विपक्ष में कूद पड़े हैं। एक तो वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, तो फार्मर को एम्पावरमेंट और उनको प्रोटेक्शन देता है। तो जो एक जिस पर आपत्ति बहुत ज्यादा है, उसमें सिर्फ यही बड़ी बात है कि किसानों को मंडियों के बाहर फसल बेचने की वो छूट है, जिस पर कोई भी सेस नहीं लगेगा। और सरकार भी सीधे आसान शब्दों में लोगों को यही समझा रही है कि आपको बिचौलियों से निजात मिलेगी, किसान अपनी प्रोड्यूस को बाहर बेच सकता है। किसानों की जो आपत्ति जो कर रहे हैं या जो विपक्ष है, वो ये कह रहा है कि आप इसको अडानी अंबानी के हाथ में बेच देंगे या कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वो किसानों का हो जाएगा बहुत ज्यादा, जो कि नुकसानदेह होगा। लेकिन इसमें कई एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट जैसे अशोक गुलाटी इसके समर्थन में बात करते हैं इन कानूनों के, और वो कहते हैं कि डेयरी में क्या हुआ, वहां पे भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो वो सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, सब साथ कुछ सब चल रहा है। क्या कृषि में ये मुमकिन है? देखिए, कृषि में मुमकिन है, लेकिन उन ऐसी संस्थाओं को आगे बढ़ाना, उनको आगे लाना, उससे सरकार अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकती है। जैसे मंडी व्यवस्था सरकार ने ही स्थापित की थी, किसी और ने स्थापित नहीं की थी। और मंडी व्यवस्थाएं में जो अगर आप स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट देखें, पार्लियामेंट की 2019 की भी रिपोर्ट देखें, तो उसमें भी मंडियों में उन्होंने कई सारी खामियां उजागर की हैं कि मंडियों में क्या क्या खामियां थी। लेकिन मंडियां हटा देना उसका समाधान नहीं था। मंडियों में कैसे किसान और अधिक सशक्त बने। पूरे देश में जहां इतने ज्यादा राज्य हैं, वहां सिर्फ 6,500 मंडियां हैं। मंडियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। किसानों को बहुत दूर दूर जाकर के अपना सामान बेचना पड़ता है, और छोटा किसान तो वहां पहुंच ही नहीं सकता है, तो छोटे किसान को तो मंडी का कोई फायदा होता नहीं था। तो सिर्फ ये कहना कि सेस एक्ट, अगर सेस एक्ट इकट्ठा करके मंडियां किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में सफल होती तो बहुत अच्छी बात थी, किसानों का फायदा होता। कुछ राज्यों में हुआ, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में मंडियों ने इन्वेस्ट करके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और उसी का फायदा वहां के किसान आज उठा रहे हैं। तो इसलिए जो मंडी पर जो देख रहे हैं हमला हो गया, तो उनको लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, सब कुछ होते हुए भी अधिकांश किसान आज भी, ऐसा नहीं कि कई राज्यों में कानून था कि मंडी में ही बेचना है, कई राज्य अलाउ करते थे कि मंडी के बाहर बेच दीजिए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कॉर्पोरेट्स खरीदती थी, बिग बास्केट भी खरीदती थी और भी खरीदती हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में सफल होता था। और कई जगह जहां कोई और समाधान नहीं था, वहां मजबूरन किसान मंडी के पास जाता था, क्योंकि मंडी अकेला ऑप्शन था। तो पहली चीज तो ये ऑप्शन उससे छीनना नहीं है, ये ऑप्शन बरकरार उसके पास रहना चाहिए। इसके अलावा हाँ, छूट दे करके अगर अन्य सिस्टम्स हैं, तो मंडी टैक्स का उतना अटैक नहीं मैं जरूरी समझता हूं। मंडी टैक्स इकट्ठा करके अगर किसानों को फैसिलिटीज देती है, अच्छी बात है। ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स क्या होंगे जो वही फैसिलिटीज मंडी से ज्यादा अच्छी, कम पैसे लेकर के किसानों को दे सकते हैं। किसान बेवकूफ नहीं है। अगर ऐसे सिस्टम बन जाएंगे तो किसान अगले दिन चला जाता है। किसान अपना हित आपसे और हमसे और सब जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनसे ज्यादा अच्छा समझता है। और किसान, भारत का किसान प्रोग्रेसिव है, ग्रीन रेवोल्यूशन ही किसान लाया है, उसको अपना हित भी मालूम है और सबका हित उसको मालूम है। वो जानता है जहां उसको फायदा होगा वो डेफिनेटली उसका उपयोग करेगा। तो जो उन्नत किसान है, जो आगे बढ़ने वाले किसान है, उनको साथ लेकर के अगर वैकल्पिक व्यवस्थाएं कायम की जाएं जिससे उनकी इनकम बढ़े, तो कोई ताकत नहीं है कि उनको उस चेंज को रोक सकती है। वो चेंज करेंगे, उनको देखते देखते दूसरे लोग भी चेंज होंगे। तो ये जो है भारत की जो अलग से समस्याएं हैं, चाहे भारत 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है, हर जगह इतना डाइवर्स एग्रीकल्चर है, हर जगह समस्याएं अलग अलग है। तो एक तो हमें ये डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। एमएसपी सिस्टम का जो सबसे बड़ा दोष था, उसने इस डाइवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इतने बड़े क्षेत्र को सिर्फ धान और गेहूं की फसल के चक्कर में फंसा के रख दिया, और वहां का आज स्थिति यह है कि सॉइल खराब हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, वाटर का मिसयूज हो रहा है। तो नीति ऐसी होनी चाहिए कि किसानों, ये जो एग्रीकल्चर हमारी डाइवर्सिटी है, उसको बढ़ावा मिले, उसको उसमें इजाफा हो, वो कम नहीं हो। ऐसी नीतियों की हमें आवश्यकता है। तो एक डिस्कशन इस पर जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है, और उसी हिसाब से नीतियां बनाना स्पष्ट रूप से। सिर्फ ये कह देना कि हम बिचौलिए हटा देंगे, बिचौलिए तो आप 1960 से हटा रहे थे, राजनीतिक रूप से आपने हटाए, और आपके ही राजनीतिक उन मंडियों में घुस घुस करके बिचौलिए बन के बैठ गए। जी बिल्कुल, मंडियों का तो यही हाल हुआ ना। एक पॉलिटिकल प्रोसेस था।
हटाने की कोशिश की गई, नहीं हटे, और उसी पर राजनीति हो गई। मंडियां जो हैं राजनीति का गढ़ बन गई। तो ये तो किसान अगर आज प्रश्न करता है कि आपके कहने से तो बिचौलिए नहीं हट जाएंगे, सिर्फ एक्ट में कह देने से कि बिचौलिए हट जाएंगे, जो भी खरीदना चाहे खरीद सकता है, ऐसे तो नहीं होगा। तो वो लाजमी प्रश्न है जो किसान पूछ रहा है, उनका जवाब नीति निर्देशकों को देना आवश्यक है। तो अभी इस समय सरकार जो जवाब देती है वो यही कि हमने तो मंडियां खत्म की नहीं, एपीएमसी जो मंडी है वो तो एग्जिस्ट करेगी, वो वहीं रहेगी। जो मिनिमम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके ऊपर जो शक है कि वो खत्म हो जाएगा, इसमें भी एक किसानों की मांग है। योगेंद्र यादव जैसे नेता बार बार इस मांग को उठा रहे हैं कि आप एमएसपी को कानूनन आप उसको बाइंडिंग कीजिए, वैध कीजिए। तो ये एपीएमसी भी है, सरकार कहती है कि एमएसपी भी है, लेकिन अगर ये एमएसपी की मांग पर भी किसान अड़ते हैं कि उसको आप एक लीगल राइट बनाइए, आपको लगता है कि ये एक नामुमकिन सी बात होगी और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये तीनों कानून वापस लेने की मांग के साथ साथ सरकार के लिए अगर वो एमएसपी को भी लीगल राइट की मांग पर अड़ते हैं किसान, तो निगोसिएशन अब हो कहां पर सकता है? बातचीत की गुंजाइश कहां पे है? क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, पहली चीज, किसानों और सरकार का ट्रस्ट वापस आपस में एस्टैब्लिश हो, किसानों को महसूस हो कि सरकार जो काम कर रही है हमारी वास्तव में भलाई के लिए कर रही है, और सरकार को अभी दर्शाना जरूरी हो जाता है कि अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सपोर्ट हटाता है तो किसानों को बेहतर व्यवस्था मिलेगी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा कीमतें उसको मिलेंगी। और ये एक्चुअली कहना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। तो जब तक हम लोग किसानों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि ये परिवर्तन इस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं जिसमें उसकी चॉइस मल्टीप्लाई हो, वो एक्सप्लॉइट नहीं हो, जब तक आज हम ये उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते हैं, किसान जिनको एमएसपी का फायदा मिल रहा है वो किसान इस बदलाव के पक्ष में नहीं होंगे और वो लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। और देखिए, जो मैं फिर कह रहा हूं कि जिन किसानों की हम बात कर रहे हैं वो भारत के सबसे उन्नत किसान हैं, और वो उन किसानों में से हैं जो आगे आकर के बदलाव और चेंज को स्वीकार कर सकते हैं अगर उनको साथ लेकर के काम किया जाए। उनको विरोधी मत बनाइए, उनको साथ लीजिए, उनको दिखाइए कि आपको वास्तव में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए कि आपको इससे फायदा होगा अगर आप क्रॉप्स डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर पंजाब में आप सिर्फ गेहूं और धान बोने के अलावा और क्रॉप्स वो करते हैं, मिलेट्स हैं, 1000 तरह की और क्रॉप्स हैं। आज ये होता है कि अगर पंजाब में ही मक्का बोई जाए तो उसकी एमएसपी उसको नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? तो एक इंसेंटिव जब तक नहीं होगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और जब तक हमारी जो हम लगातार बात करते हैं हमारी कितनी रिच सांस्कृतिक धरोहर है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अरे हमारी कृषि धरोहर तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर से बहुत पुरानी है। सांस्कृतिक धरोहर तो सिर्फ 3-4 हजार साल पुरानी है, कृषि धरोहर तो 10,000 उससे ज्यादा पुरानी है, 10,000 साल से ज्यादा पुरानी है। और किसान कितने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको संजोते आए हैं, जो डाइवर्सिटी इंडियन एग्रीकल्चर की। और आज की तारीख में उस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सुरक्षित रखना एक अहम कर्तव्य बन जाता है। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि कैसे नीतियां लाई जाएं कि इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। सिर्फ 2-3 फसलों को लेकर के ग्रीन रेवोल्यूशन होना पर्याप्त नहीं है। ये जो हमारी एक अमेजिंग क्रॉप डाइवर्सिटी, जो एक जेनेटिक पूल है हमारा, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि इस पर जो कब्जा अगर हो जाएगा किसी का, और कई लोग हैं जो इस पर कब्जा करना चाहते हैं, इस पर अगर कब्जा हो जाएगा तो उसका नुकसान हमारे किसानों को अत्यधिक होगा। उससे भी उनको बचाना है। हमें अपनी ये जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी है, जो धरोहर है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप बहुत ही ज्यादा ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत अहम मुद्दा जिसकी बात आपने की कि पंजाब में, खास करके पंजाब हरियाणा में ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, जो विविधता है, वो खत्म कर दी गई। और सिर्फ हम देखते हैं कि हर साल जब यहाँ प्रदूषण की भी समस्या होती है, वो इसलिए कि गलत मौसम में धान की फसल होती है, फिर उसके बाद पराली जलाई जाती है, तो ये तमाम नुकसान आप देख रहे हैं। संजय, आखिरी सवाल एक इसको समझना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे कि क्या ये एक हड़बड़ में लाया गया कानून है जिसकी वजह से ये समस्या, इस पर बातचीत नहीं की गई, इसमें क्या वैकल्पिक क्या क्या इसमें चीजें जोड़ी जा सकती थी? एक बड़ी कमी जो इसमें नजर आती है। मैं पहले कह चुका हूं कि जो भी लोकनीति के मुद्दे हैं, जो रिफॉर्म्स के मुद्दे हैं,
उन पर राजनीति होना, राजनीतिक बहस होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, उसके अंदर इन पर बहस हो। स्टैंडिंग कमिटीज और स्टैंडिंग कमिटीज की अगर आप रिपोर्ट देखें, वहां पे फूहड़ लोग नहीं बैठे हैं। जो आप जिन लोगों को आपने इलेक्ट करके भेजा है, वो कई लोग उसमें से जमीन से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं क्या समस्याएं हैं और मुद्दे डिस्कस होकर के सामने आते हैं। तो ऐसा नहीं है, समाधान निकलते हैं और समाधान एक डिसेंट्रलाइज रूप में निकले ज्यादा अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से सीख लेनी चाहिए, सभी को सीख लेनी से चाहिए। भारतीय कृषि में अगर परिवर्तन हो, सुधार हो, कृषि संपन्न हो, सबके हित में है, देश के हित में है, और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसमें सभी पार्टीज को साथ मिलकर के, साथ बैठ करके बात करनी चाहिए। और ऐसे ही अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए जाएं तो मैं समझता हूं कि जो परिवर्तन आने हैं और जो मूलभूत परिवर्तन जिनकी बहुत आवश्यकता है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका आना जरूरी है, वो तभी सफल होंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस दौरान एक गतिरोध बना हुआ है, सरकार के साथ एक और दौर की बातचीत होनी है किसानों की, और नतीजे क्या हो सकते हैं, क्या कानून से पीछे हटेगी सरकार, इसके ऊपर एक सवाल खड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही।